हो चुका है, ठीक है ना। अभी हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, देखिए हमें एक एपी दी गई है, यानी कि समांतर श्रेणी क्या है, 3 8 13 18। इसमें हमसे पूछा है कौन सा पद 78 होगा। क्या दी गई है, समांतर श्रेणी 3 8 13 18, और हमसे पूछा है कि इसमें कौन सा पद 78 होगा। ठीक है, तो हमें बताना है कौन सा पद 78 होगा। चलिए कोई भी बच्चा अनम्यूट करके बताइए, इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। सर जी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें यहाँ पर दिया गया है कि कोई ना कोई पद 78 है, कोई ना कोई पद 78 है, ठीक है ना। यानी कि हमें क्या दिया गया है, हमें एनवा पद दिया गया है, और एनवा पद क्या होता है, ए एन। ए एन बराबर हमें क्या दिया गया है, 78। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि 78 जो है वह है कौन सा पद, कौन सा पद है जो कि जिसका मान 78 है। तो इसका मतलब हमें n का मान निकालना है। इसके अलावा हम समांतर श्रेणी से क्या निकाल सकते हैं, देखिए ए निकाल सकते हैं प्रथम पद। प्रथम पद क्या हो गया, यहाँ पर पहले जो सबसे लिखा है, और सबसे पहले कौन सा पद लिखा है, 3, तो ए हो गया हमारा 3। और डी सार्वंतर कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा दें, या फिर हम कह सकते हैं आगे वाले पद में से पहला वाला पद घटा दें। 8 में से हम 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 8 माइनस 3 आ गया है 5। ठीक है, तो हमने ये निकाल लिए हैं। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, ए एन बराबर, nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन का मान क्या दिया गया है हमें, 78 यानी कि 78 बराबर ए का मान क्या है, 3 प्लस एन माइनस 1। एन का मान हमें नहीं पता, निकालना है, तो एन माइनस 1 की जगह एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है, 5, तो डी बराबर रख दिया हमने 5। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। देखिए इस 3 को मैं इधर ले आऊं तो 3 यहाँ पर प्लस में है, दूसरे पक्ष में लाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 78 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 गुना 5। 78 माइनस 3 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 75 बराबर n माइनस 1 गुना 5। अब देखिए 5 को भी मैं इधर लाता हूं, यहां से इधर पक्ष में लाऊंगा तो किस में हो जाएगा, 5 यहाँ पर गुणा में है, दूसरे पक्ष में लाऊंगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 75 बटा में 5 बराबर n माइनस 1। 75 में 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 15 बार, 15 पड़ी 75। ठीक है, बराबर n माइनस 1। अब इस माइनस 1 का, क्योंकि हमें तो n का मान निकालना है, तो माइनस 1 को भी इधर लेके आएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 में हो जाएगा जब पक्ष इसका चेंज होगा। तो 15 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, n। तो 15 और 1 क्या हो गए, 16। तो n बराबर क्या आ गया है, 16। तो हम कह सकते हैं कि जो 16वां पद होगा वह होगा 78। ठीक है, तो इस प्रकार से आप n वे पद का सूत्र लगाकर इसका मान निकाल सकते हैं। क्या सभी बच्चों को समझ में आया, यस यस सर। सर। सभी बच्चे बताइए बेटा, सभी कमेंट करके यस बताइए। सर। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। यह क्वेश्चन समझ में आया तो चलिए आपको एक क्वेश्चन देता हूं। एक समांतर श्रेणी है 6 12 18 24। इसका आपको बताना है कि कौन सा पद 126वां हो। 126 कौन सा पद है इसका, सॉल्व कीजिए, कमेंट में बताइए 126 कौन सा पद है। सर जी 21वां पद, 71। ठीक है, अच्छा सभी बच्चे सॉल्व करें, को कमेंट में आंसर करें।
ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो कौन सा पद होगा, बिल्कुल सही बात है, 21वां पद जो होगा वह हमारा होगा 126। कैसे होगा, अगेन वही देखिए, ए बराबर क्या हो गया 6, डी बराबर क्या हो गया 12 में से 6 घटाएंगे तो 12 माइनस 6, ये भी कितना हो गया 6। हमें ए एन यानी कि nवें पद का मान दे रखा है, nवें पद का मान यानी कि ए एन कितना है 126। तो हमें एन व पद ज्ञात करना है कि एन कौन सा है, ठीक है ना। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह क्या है 126, तो 126 बराबर ए, 6 प्लस एन का मान निकालना है गुणा डी का मान भी क्या हो गया 6। ठीक है, इस 6 का यहाँ पे पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा 126 माइनस 6 बराबर n माइनस 1 गुणा 6। 126 में से 6 गए तो 120 बराबर n माइनस 1 गुणा 6। ठीक है, फिर इस 6 को गुणा में है, इधर की साइड लाएंगे तो भाग में हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इधर की तरफ अलग कलर से, जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। चलिए तो देखिए 120 बराबर क्या है n माइनस 1 गुणा 6 है, 6 को इधर लाएंगे तो भाग में जाएगा, तो 120 बटा 6 बराबर क्या हो गया है n माइनस 1। ठीक है, अच्छा बेटा गगन सक्सेना की आईडी से जो स्टूडेंट हैं आप म्यूट पे कर लें। 120 में 6 का भाग देते हैं, 6 दूनी 12 और 0 का 0 बराबर क्या हो गया n माइनस 1। माइनस 1 को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 20 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा n। तो n बराबर आ गया है कितना 21 यानी कि 21। ठीक है, तो 21वां पद जो होगा हमारा वह होगा आपका 126। आई होप आप सभी को क्लियर है। चलिए अच्छा, किसी भी बच्चे को डाउट है तो इसमें पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी को क्लियर है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है, के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का अद्वितीय हल होगा। अच्छा, अद्वितीय मतलब का, अद्वितीय का क्या मतलब है, केवल एक हल होगा जिसका कोई दूसरा हल नहीं है, अद्वितीय जिसका कोई दूसरा हल नहीं है। ठीक है ना, तो कोई भी बच्चा क्या बता सकता है कि हमें देखिए क्या दिया गया है, रैखिक समीकरणों का एक युग्म दिया गया है, पेयर दिया गया है, तो अद्वितीय हल के लिए क्या कंडीशन होती है, क्या कोई बच्चा अनम्यूट करके बताएगा। सर जी सर A1 बटा A2 A1 बराबर बटे A2 इज इक्वल नॉट B1 बटे B2। ठीक, बहुत बढ़िया। तो हाँ जी, क्या कंडीशन होती है हमारी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरणों के युग्म के लिए कंडीशन होती है अद्वितीय हल के लिए A1 बटा A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 बटा B2 के। ठीक है, अच्छा मैं अपनी समीकरणों को इधर लिख देता हूं। क्या क्या दिया गया है, x माइनस के वाई प्लस 4 बराबर 0 और 2x माइनस 6y माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, चलिए हमने कंडीशन लिख ली, ये किसके लिए कंडीशन है, यह है हमारी अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए हमारी यह कंडीशन होती है, हमें पता है। ठीक है ना, चलिए तो देखिए कैसे निकालेंगे अच्छा इसमें मैं पहले A1 और A2 उनके मान निकाल लेता हूं। तो पहली समीकरण को देखते हैं, A1 का मान क्या आएगा, x के साथ, बिल्कुल x के साथ जो होता है वह a होता है, तो A1 हो गया हमारा 1। फिर B1 क्या होगा, B1 होगा हमारा जो y के साथ होता है माइनस का k। ठीक है, B1 आ गया हमारा माइनस का k। अच्छा मैं C1 नहीं लिख रहा हूं क्योंकि C1 की जरूरत नहीं है, हमारी कंडीशन में कहीं भी C1 नहीं आ रहा है, तो मैंने बस A1 निकाला, B1 निकाला। उसके बाद देखिए A2, इसमें a क्या है, x के साथ है 2 तो A2 हो गया 2। B2 क्या है, जो y के साथ है, y के साथ है माइनस का 6, तो बिल्कुल B2 हो जाएगा हमारा माइनस का 6। ठीक है, A1 B1 A2 B2 हमने निकाल लिया। अब हम हमारी कंडीशन लगा देते हैं, कंडीशन में मान रखेंगे A1 बटे A2, तो A1 है 1 A2 है 2, बराबर नहीं होना चाहिए
B1 बटे B2 के। B1 क्या है, माइनस का K, और B2 क्या है, माइनस का 6। ठीक है, तो मैं इस माइनस से माइनस को काट रहा हूं, ये K भी माइनस माइनस K से, तो सॉरी ये जो माइनस है K का जो माइनस है और ये जो 6 का माइनस है, ये दोनों माइनस आपस में कट गए। तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा 1/2 बराबर नहीं होना चाहिए K/6 के। ठीक है ना, मैं एक काम करूं, 6 का इधर पक्षांतरण कर दूं, 6 यहाँ पर किस में है, भाग में है, दूसरी तरफ जाएगा किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो देखिए मैं क्या करता हूं, 1/2 गुणा 6 बराबर नहीं होना चाहिए के। ठीक है ना, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, 3 नहीं होना चाहिए किसके, के बराबर। तो हमारे पास क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें के 3 के बराबर नहीं होना चाहिए लिखा है, बिल्कुल ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन बी दिया गया है के इज नॉट इक्वल टू 3, यानी कि के 3 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा आंसर होगा। अच्छा, जब भी आप आंसर को निकाल लें और जब भी टिक करें तो भी बहुत ध्यान रखें। कई बार बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, के बराबर 3 पे टिक कर दिया, जबकि के बराबर 3 नहीं होना चाहिए। ये हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी सही है, ना कि ऑप्शन ए। क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम है ना ये रैखिक समीकरण युग्म की कंडीशंस को पढ़ते हैं, कब अद्वितीय हल होगा, कब समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है ना, तो ये आपको याद होने चाहिए, कब आपके युग्म संगत होंगे, कब असंगत होंगे। इन पे पक्का एक क्वेश्चन आएगा और ये बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ये आपको बेटा पता होने चाहिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए ये आप बताइए मुझे पहले, हमें बहुपद दिया गया है एक ax² प्लस bx प्लस c, इसके पूछा है अधिकतम कितने शून्यक होंगे। चलिए बताइए कमेंट करके। आपने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़े हैं, यानी कि बहुपद पढ़ा है, बताइए कितने चैप्टर, कितने शून्यक हो सकते हैं इसके अधिकतम। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो इसके अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, 2 शून्यक हो सकते हैं। ठीक है ना, क्यों हो सकते हैं 2, क्योंकि यह द्विघात बहुपद है। बहुपद क्या दिया गया है, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखे, ax² प्लस bx प्लस c। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, चर की अधिकतम, अच्छा चर है x, इसकी अधिकतम घात है 2। ठीक है ना, x की अधिकतम घात 2 है, तो इसके अधिकतम शून्यक कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस ax² प्लस bx प्लस c बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं, तो कितने शून्यक हो सकते हैं इसके, 2 जी। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c जो बहुपद है उसके कितने शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा 2 के अलावा यदि किसी बच्चे का कुछ और आंसर है तो बताएं। सर जी अगर a बराबर 0 हो जाएगा तो इसके एक भी शून्यक नहीं होंगे। नहीं, अगर ए 0 के बराबर नहीं है, ये मानकर चलिए ए 0 के बराबर नहीं, 3 कैसे हो सकते हैं बेटा। ठीक है, अच्छा देखिए क्वेश्चन को समझिए, 2 अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है उसमें पूछा गया है अधिकतम शून्यक कितने हो सकते हैं। तो अधिकतम शून्यक तो 2 ही हो सकते हैं, क्योंकि बहुपद की घात 2। अगर हमसे ये अधिकतम वर्ड हटा दिया जाए, अधिकतम जो शब्द है उसको हटा दिया जाए, खाली ये पूछा जाए कि इस बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे, सर इसके 0 शून्यक भी हो सकते हैं, मतलब इसके 0 भी हो सकते हैं, हो सकता है एक भी शून्यक नहीं हो, या फिर एक शून्यक हो, या फिर 2 शून्यक हो। तो 0 से लेकर 2 तक कितने भी शून्यक हो सकते हैं। हाँ, अधिकतम 2 होंगे, 2 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है ना, तो अगर अधिकतम वर्ड लगा हुआ है तो आपको लिखना है कि 2 शून्यक होंगे, अगर अधिकतम वर्ड नहीं है तो हो सकता है 0 भी हो, 1 भी हो, 2 भी हो। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है।
किसी को इसमें डाउट? नो सर। ठीक, किसी भी बच्चे को कहीं पर कुछ भी डाउट हो तुरंत पूछ लेना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है? द्विघात बहुपद है 6x², इसको मैं इरेज कर देता हूं। 6x² + x - 2 के शून्यकों का गुणनफल है। चलिए बताइए क्या गुणनफल है शून्यकों का? 6x² + x - 2। इसके शून्यकों का क्या? अच्छा मैं जूम कर देता हूं, आपको शायद हो सकता है ऑप्शंस नहीं दिख रहे हो। अभी दिख गए हैं क्या? मैं लिख देता हूँ, एक मिनट। यह है 1/3, यह है -2/3, यह है -1/3, यह है 1/2। चलिए बताइए शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे, बहुत आसान है, सभी को बताना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए हमारा क्या होता है कि द्विघात बहुपद जो होता है उसमें शून्यकों का एक संबंध होता है, ठीक है ना। क्या संबंध होता है? एक मिनट, चलिए इसको साइड में लिख लेते हैं। तो शून्य मान लेते हैं कोई दो शून्यक है अल्फा और बीटा, ठीक है। दो शून्यक ये हैं अल्फा और बीटा। तो जो शून्यकों का योगफल आता है, अच्छा मैं डायरेक्ट ऐसे ही लिख देता हूँ, चलिए अल्फा बीटा को भी हटाइए। शून्यकों का योगफल वह आपका होता है किसके बराबर? -b/a, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है? शून्यकों का गुणनफल यह होता है आपका किसके बराबर? चलिए बताइए कोई भी बच्चा। C/A। वेरी गुड, यह होता है C/A के बराबर। ये अच्छा, ये जो भी क्वेश्चन सब कर रहे हैं ना, ये पिछले साल हाफ ईयरली में आए हुए हैं, तो सारे ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। इसमें से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके शायद अर्धवार्षिक पेपर में आपको मिलेंगे, ठीक है, इसलिए हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए ये हो गया शून्यकों का गुणनफल C/A। तो इसमें C का मान क्या है? -2। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसको हम कंपेयर करते हैं इसकी स्टैंडर्ड बहुपद से, स्टैंडर्ड फॉर्म से। क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म? ax² + bx + c, यही होती है। तो c से यदि कंपेयर करें तो क्या आएगा? c बराबर आ गया -2। a बराबर क्या आ गया? a बराबर आ गया यहाँ पर 6। तो शून्यकों का गुणनफल क्या आ जाएगा? C/A, यानी कि -2/6। 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो क्या आ गया? -1/3। ऑप्शन नंबर सी। तो -1/3 हमारा सही आंसर, ठीक है। चलिए मुझे बताइए इसमें शून्यकों का योगफल क्या है? कमेंट करके बताइए। शून्यकों का योगफल क्या होगा अगर हमसे योगफल पूछा जाता तो? -1/6। क्या बोल रहे हैं? -1/6। वेरी गुड। तो क्या आएगा? -b/a माइनस b का मान कितना है? b का मान x के साथ जो होता है, x के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, तो -1/a कितना है? a का मान है 6, तो यहाँ पर आ जाएगा -1/6। तो ये हो जाएगा हमारे शून्यकों का योगफल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन 9 आप सॉल्व करेंगे। एक द्विघात बहुपद है, अच्छा द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल दिया गया है 3 और गुणनफल दिया गया है 1। चलिए सभी बच्चे सॉल्व करेंगे इसको। थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सभी बहुत ध्यान से सॉल्व करेंगे। आपको ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसका शून्यकों का योगफल और गुणनफल 3 और 1 हो।
ध्यान से सॉल्व कीजिए। ओके, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसका एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, इससे जगह मिल जाए लिखने को। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुणा में एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, प्लस शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। तो देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल क्या दिया गया है? 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या दिया गया है? 1। तो ये हो गया प्लस में 1। तो हमारा क्या आ गया बहुपद? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। क्या कहीं पर भी है? नहीं। ऑप्शन सी ऐसा लग रहा है, लेकिन इसमें माइनस का 1 है, जबकि होना क्या चाहिए? प्लस 1। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। ठीक है ना? ऑप्शन डी, यानी कि कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। अच्छा, यह तो हो गया नॉर्मल तरीके से। मेथड 1, ये तो हो गया हमारा नॉर्मल तरीके से, जैसे कि हम सूत्र से करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। अब यदि किसी बच्चे को सूत्र याद नहीं है तो वो कैसे सॉल्व करेगा? तो ऐसे कर लीजिए जैसे भी हमने ऊपर वाला क्वेश्चन को सॉल्व किया है। कैसे किया है ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व? आप ये देखेंगे ऑप्शंस में, क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, यानी कि इसमें ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो हम ऑप्शंस को चेक करके आसानी से हमारा आंसर निकाल सकते हैं। क्या दिया गया है? शून्यकों का योगफल होना चाहिए 3। देखिए, पहले वाले में क्या है? माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बटा ए होता है ना। तो इसमें क्या है? बी है 4, ए है 1। तो इसमें तो आ गया माइनस का 4/1, यानी कि माइनस का 4। तो योगफल -4 तो है ही नहीं हमारा। ठीक है। ऑप्शन बी में देखते हैं। ऑप्शन बी में क्या आएगा? ऑप्शन बी में आएगा प्लस का 4। तो प्लस का 4 भी नहीं है हमारा योगफल तो शून्यकों का। ऑप्शन सी में देखते हैं। ऑप्शन सी में आ जाता है 3। ठीक है। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन सी में 3 आ गया योगफल, हमारा भी योगफल 3 है। अब हम देखते हैं गुणनफल कितना आता है। तो गुणनफल जब आप निकालेंगे तो इसमें आएगा -1, क्योंकि सी बटे ए होता है। तो सी बटे ए जब आप करेंगे तो -1 आएगा, जबकि हमारा जो गुणनफल है वो तो 1 है। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि ऑप्शन सी भी हमारा आंसर नहीं है। जब ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। तो इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन डी सही आंसर है। और यदि आपसे कहा जाता है कि उस द्विघात बहुपद को निकालिए, तो द्विघात बहुपद क्या होगा? यह आपका द्विघात बहुपद होगा। तो हम दोनों मेथड से कर सकते हैं, सूत्र से भी और ऑप्शंस के द्वारा भी। ठीक है ना? ऑप्शंस के द्वारा भी हम सर इसे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी, बताइए बेटा। सर शून्यकों का योग को हम S लिख सकते हैं ना, और शून्यकों का गुणनफल को P। हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन आप है ना, जब भी लिखें तो आप है ना इस चीज को ऊपर मेंशन जरूर कर दें, यानी कि लिख दें। जैसे कि बोर्ड में जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे? यदि आप ऐसा मान रहे हैं कि माना शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर s है। ठीक है ना? और शून्यकों का गुणनफल कितना है? वह p है। तो आप इस चीज को है ना जरूर मेंशन करें। अदरवाइज मान लीजिए किसी टीचर को नहीं समझ में आ रहा है कि आपने एस और पी क्या लिखा है, तो आपने कम से कम उस चीज को मेंशन कर दिया है, लिख दिया है। तो टीचर कोई भी आसानी से समझ सकता है कि हाँ, एस योगफल, पी गुणनफल। ठीक है ना? तो इस चीज को लिख जरूर दें। चलिए, ओके सर। ठीक। तो अच्छा, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या क्वेश्चन 9 में? नो सर। नो सर। ठीक, कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 10 आप ही सॉल्व करेंगे, आंसर बताएंगे। चलिए कमेंट में मैं जूम कर देता हूं। सॉल्व करना है
रैखिक समीकरण का युग्म दिया गया है, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। इसको सॉल्व कीजिए। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे ट्राई जरूर करें। सी ऑप्शन, ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपकी तो काफी अच्छी तैयारी लग रही है मुझे। काफी बच्चे आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अच्छा, आंसर्स कॉपी नहीं करने हैं एक दूसरे के ना, जो आपके आंसर आते हैं वही आंसर करने हैं, जिससे कि अगर गलत आंसर भी है तो आपको पता लग जाए कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आंसर्स कॉपी बिल्कुल भी नहीं करने हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ जी, विकास की आईडी से जो स्टूडेंट है, बताइए, एक्सप्लेन कीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। सर जी इसमें दो समीकरण दिए गए हैं। पहला तो x प्लस वाई बराबर 14 है, दूसरा x माइनस वाई बराबर 14 है। जी हम इसमें प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। इसमें पहले x का मान निकाल लेंगे। x बराबर 14 माइनस वाई आ जाएगा। उसको समीकरण 2 में रख देंगे, जिसमें 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। जिसको फिर सोल्व करेंगे तो ठीक। माइनस टू वाई बराबर 14 माइनस 4 आ जाएगा। 2y बराबर 10 आ जाएगा। और 2 को हम फिर भाग में ले जाएंगे, 10/2 आ जाएगा, उसको काट के 5 आ जाएगा। जी एफ वाई का मान 5 आ जाएगा। और इस 5 को x के मान में रख देंगे तो x का मान 9 आ जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो देखिए, हाँ, आप किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। आप चाहें तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से, या फिर चाहें तो आप एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी मेथड से, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो चलिए, इन्होंने प्रतिस्थापन विधि से बताया है, शायद कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करना है। इसको आप चाहें तो एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या दिया गया है, पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, तो मैं एक काम करूं, यहाँ से x का मान निकाल लूं। x बराबर क्या जाएगा, 14। y यहाँ पर प्लस का है, उधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 14 माइनस वाई आ जाएगा। ये हो गया समीकरण एक। दूसरा समीकरण क्या दिया गया है, x माइनस वाई बराबर 4। तो मैं एक काम करूं, इस x के मान को उठाकर यहाँ पर रख दूं इस x में। तो ये जो मान है इसको मैंने उठाकर यहाँ पर रख दिया। तो क्या लिखा, 14 माइनस वाई, जो कि x की जगह पे लिखा, और माइनस वाई की जगह माइनस वाई बराबर 4। तो 14 माइनस वाई, वाई कितने हो गए, माइनस के, 2y बराबर 4। ठीक है, इस 14 को मैं उधर ले गया, पक्षांतरण कर दिया। 14 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 2y बराबर कितना हो गया, 4 माइनस 14। तो माइनस 2y बराबर आ गया माइनस का 10। ठीक है, तो मैं एक काम करूं, माइनस माइनस को काट दूं, माइनस से माइनस कट गया, तो 2y बराबर आ गया आपका 10। y बराबर क्या आ जाएगा, 10/2। तो y बराबर आ गया, 10 में 2 का भाग दिया, y बराबर 5, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है। y बराबर 5 आ गया। अब देखिए, हमारे पास दो समीकरण है। पहला है x प्लस वाई बराबर 14। तो मैं y की जगह अगर 5 लिखता हूँ, तो x प्लस 5 बराबर 14। 5 को उधर ले जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 14 माइनस 5 बराबर 9। तो आप किसी भी समीकरण में, चाहे तो इसमें चाहे इसमें, दोनों में से किसी में भी y बराबर 5 रखेंगे, आपका x का मान आ जाएगा। तो x बराबर हो गया 9, y बराबर हो गया 5। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। चलिए, सभी को क्लियर है या किसी को कुछ डाउट है। अच्छा, समझ में आया तो वाई लिखें, नहीं आया है अभी तक, कुछ भी डाउट है किसी भी कॉन्सेप्ट में, तो एन लिखें। कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड, कोई डाउट नहीं है, ओके।
ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए कोई डाउट नहीं है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए सॉल्व कीजिए। बताइए सही है गलत है, ट्रू और फॉल्स। बताइए सही है या गलत है। क्या दिया गया है, हमें दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं, 5x माइनस 3y बराबर 11 और माइनस 10x प्लस 6y बराबर 22। हमें बताना है क्या इनके युग्म समांतर हैं, यानी कि ये दोनों लाइनें समांतर हैं या फिर नहीं। तो पहले आपको समांतर की कंडीशन पता होनी चाहिए, समांतर की क्या कंडीशन होती है। यदि वह कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है तो समांतर है, और नहीं कर रहा है तो समांतर नहीं। सभी बच्चे सॉल्व करें ध्यान से। बहुत अच्छे, वेरी गुड। बाकी के बच्चे भी जल्दी से आंसर करें। ठीक, चलिए अभी सॉल्व करते हैं। अच्छा, ज्यादातर बच्चों ने लिखा है ट्रू ट्रू ट्रू, यानी कि हाँ ये समांतर होंगे। कुछ ने लिखा है फॉल्स। ठीक है, देखते हैं। चलिए मुझे पहले कंडीशन बताइए, कोई भी बच्चा अनम्यूट करके। सर मैं बताऊं? पैरेलली यानी, हाँ जी बताइए। सर समांतर में A1/A2 और B1/B2 बराबर होते, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं होते। तो इसमें ये 5/-10 तो 1/-2 हो जाएगा। फिर 3/6 -3/6 होगा तो -1/2 हो जाएगा। पर ये 11/22 है तो ये 1/2 हो जाएगा, इसमें माइनस नहीं है तो ये समांतर हो जाएगा। तो ट्रू ठीक आंसर होगा। ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए हमारी जो समांतर की कंडीशन होती है वह होती है यह, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होने चाहिए C1/C2 के। ठीक है ना। चलिए अब हम मान निकाल लेते हैं। अच्छा मैं पहले हमारी इक्वेशंस को लिख लेता हूँ। 5x माइनस 3y बराबर है 11 और माइनस का 10x प्लस 6y बराबर है 22। चलिए A1 कितना है, A1 आ गया 5, B1 कितना है, B1 आ गया माइनस का 3, C1 कितना है, C1 आ गया 11। ठीक है। या फिर किसी बच्चे को अगर लगता है कि सर हमारी जो कंडीशन होती है, स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है वह तो होती है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, यानी कि C इधर की साइड होता है बराबर के। तो आप कोई बात नहीं, इधर की साइड ले आइए। ठीक है ना। अगर मैं इधर की साइड लेके आता हूं, अच्छा इसको मैं एक ले आते हैं, चलिए इसको इधर की साइड ले आऊं 11 को, जिससे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। छोटा दिख रहा है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है ना। तो मैं 11 को इधर ले रहा हूं तो क्या हो जाएगी मेरा समीकरण, 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0, यह हो जाएगा मेरा समीकरण। तो मैं यहाँ से A1 का मान लिख देता हूँ। A1 बराबर आ गया 5, B1 बराबर आ गया माइनस का 3, C1 आ गया मेरा बराबर माइनस का 11। ठीक है। चलिए दूसरा समीकरण क्या दिया गया है। हाँ जी, किसी बच्चे को डाउट है बेटा, दिख नहीं रहा, बाकी बच्चों को दिख रहा है क्या। यस सर। ठीक है, अच्छा बेटा सभी बच्चों को दिख रहा है। यस सर। ठीक है ठीक है। अच्छा अगर नहीं भी दिख रहा है, एक मिनट। चलिए इसमें तो हमने हमारी, बस मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ दूसरी हमें जो दी गई है, माइनस का 10x प्लस का 6y बराबर 22, यह दी गई है, यह दी गई है। चलिए अभी दिख जाएगी। ठीक है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, 22 को भी इधर ले आऊं, क्योंकि हमें क्या स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। मुस्कान लोहानीवाल की आईडी से स्टूडेंट है बेटा, अपने आपको म्यूट पे रखिए। माइनस का 10x प्लस का 6y, 22 को इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 22 बराबर 0। ठीक है ना। तो यहां से देखिए A1 का मान कितना आ जाएगा, -10,
B1 का मान कितना हो जाएगा 6, C1 का मान कितना हो जाएगा -22। अब हम निकालते हैं A1 बटा A2। इस पे मैं यहाँ लाइन खींच देता हूँ। चलिए A1 बटे A2, A1 कितना है 5। ये आपने भी A2 की जगह भी जी A1 ही लिख दिया। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, थैंक यू बताने के लिए। A2 ये होगा B2, ये होगा C2। ठीक है, चलिए A1 बटा A2 5, और यहाँ क्या है माइनस का 10। तो देखिए क्या होगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये आ गया -1/2। ठीक है, फिर हम निकालते हैं B1 बटे B2। तो B1 का मान है -3, B2 का मान है 6। तो -3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी आ गया -1/2। यानी कि A1 बटे A2 तो बराबर आ गया B1 बटे B2 के। अब हमें बस C1 बटे C2 चेक करना है। C1 बटे C2 क्या होगा, C1 है -11, C2 है -22। माइनस से माइनस कट गया, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो क्या आ गया 1/2। तो देखिए ध्यान से, A1 बटे A2 तो ये दोनों तो आपस में बराबर आ गए, A1 बटे A2 और B1 बटे B2, यानी कि -1/2 -1/2। लेकिन ये C1 बटे C2 के बराबर नहीं है, 1/2 है, क्योंकि C1 बटे C2। तो क्या हमारी ये वाली जो कंडीशन थी समांतर रेखाओं के लिए, वह संतुष्ट हो रही है? बिल्कुल हो रही है। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि हमें जो रैखिक समीकरण का युग्म दिया गया था, उसमें जो रेखाएं हैं वह समांतर रेखाएं हैं। तो यही हमें बात लिखकर दी भी गई थी, तो हम कहेंगे कि यह बिल्कुल सही बात है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू, यानी कि सही, कि हाँ जी ये हमारी समांतर रेखाएं हैं। किसी को डाउट बेटा इसमें? नो डाउट। नो सर। ठीक, कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 11 तक हो गया है, आगे चलते हैं क्वेश्चन 12। चलिए सॉल्व कीजिए। हाँ जी, पहले आप ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को, सबसे ऊपर वाला। सॉल्व करें, बताएं सही है या गलत है। बिंदु दिए गए हैं 2, -4 और 3, और 8, -5। आपको बता, आपसे कहा गया है इनके बिंदुओं के जो मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं वह है 2, -1। तो क्या यह बात सही है या गलत है? सभी बच्चे बताएंगे। ट्रू और फॉल्स में से लिखना है। यदि यह बात सही है, मध्य बिंदु के निर्देशांक आपके 2, -1 ही आते हैं, तो आप लिखें सही। अगर ये नहीं आते हैं तो आप लिखें गलत। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, कमेंट में आंसर करेंगे ट्रू है या फॉल्स है। ओके, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्या आता है। मुझे कोई भी बच्चा फॉर्मूला बताए पहले, क्या फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक के। वर्गमूल में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है,
क्या कोई दूसरा बच्चा बता सकता है क्या ये सही है या गलत है? सर वर्गमूल में सर एक्स टू x1 माइनस प्लस x2 x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा हाँ, एक स्टूडेंट और बोल रही थी, बताइए बेटा। x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है। अच्छा पहले जो दोनों बच्चों ने फॉर्मूला बताया ना, वो बेटा मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला नहीं है। वो क्या है? वो दो बिंदु, एक मिनट, वो दो बिंदु x1 कॉमा y1 और x2 कॉमा y2 के बीच की दूरी निकालने वाला है। ठीक है ना, इन दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वो जो आप बता रहे हैं, वर्गमूल में x1 माइनस x2 का स्क्वायर या फिर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, कैसे भी बोल सकते हैं, प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर या फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, कैसे भी बोल सकते हैं। तो वो फॉर्मूला आपका है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का। मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने वाला जो सूत्र होता है वह होता है आपका x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है ना, ये होता है आपका मध्य बिंदु के सूत्र निकालने का फॉर्मूला। ठीक है। अच्छा ये आता कहां से है, ये शायद आपको पता होगा, जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता है x1 m प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, वहां से आता है। m1 m2 को जब हम एक एक रख देते हैं तो ये निकल आता है। ठीक है ना। हाँ जी, जतिन कश्यप की आईडी से जो स्टूडेंट है, बताइए कुछ डाउट है क्या? अच्छा सॉल्व तो मैं कर ही रहा हूँ, सॉल्व करके दिखाना है ना, सॉल्व मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, एक मिनट, फॉर्मूला हमें पता लग गया। चलिए मुझे क्या दिया गया है, मुझे दो बिंदु दिए गए हैं -4, 3 और मुझे बिंदु दिया गया है 8, -5। ठीक है, तो x1 का मान कितना हो गया, x1 बराबर हो गया -4, y1 बराबर हो गया 3, x2 बराबर हो गया 8, y2 बराबर हो गया मेरा -5। ठीक है, चलिए सूत्र लगाते हैं। x1 प्लस x2 बटा 2 मध्य बिंदु के निर्देशांक। यहाँ अच्छा मैं लिख नहीं रहा हूँ, जो लैंग्वेज होती है, जैसे कि अगर आप इसको पेपर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2। तो ऐसे पूरा लिखना है पेपर में, है ना, हर एक चीज लिख कर आनी है। अभी क्योंकि यहाँ पर लिखकर नहीं दिखाया जा रहा है, समय कम है, लेकिन एग्जाम में नहीं भूलना है, एग्जाम में प्रॉपर तरीके से लिख के आना है। बराबर x1 की जगह क्या लिखेंगे, -4 प्लस 8/2 कॉमा y1 कितना है 3, y2 कितना है -5, तो y1 प्लस y2/2। ठीक है, चलिए बराबर 8 में से 4 गए तो 4/2 कॉमा -5 और 3 कितना आ जाएगा, -2/2। 4/2 हो गया आपका 2, -2, 2 में से 2, 2 से 2 भागने जाएगा तो कितना बचेगा, -1। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए, 2, -1। हमें क्या दिए गए हैं, क्या हमें यही दिए गए हैं, बिल्कुल हमें दिए गए हैं 2, -1। तो हाँ यह बात सही है, तो बिल्कुल ये बात सही है कि क्या होगा, हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक 2, -1 होगा। ठीक है ना, तो दिस इज ट्रू। ठीक है, चलिए सर क्या सभी छोटा को स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, अच्छा चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा सिमरन राठौर की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा आप अननेसेसरी कमेंट नहीं करें। सर हो ठीक है, गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन 12, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन 13 को सॉल्व कीजिए आप सभी, बहुत आसान क्वेश्चन, कमेंट में आंसर करके बताना है क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, बाकी बच्चे भी सॉल्व करें, सभी बच्चे।
सॉल्व सभी बच्चों को करना है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, काफी बच्चों का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट 1 मिनट और वेट कर रहे हैं। जिन बच्चों ने अभी तक सॉल्व नहीं किया है जल्दी से सॉल्व करें, आंसर करें। ठीक है, चलिए अभी सॉल्व करते हैं। चलिए कोई भी बच्चा अनम्यूट करके फॉर्मूला बताए, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। सर जी a प्लस 14d का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, हाँ। तो देखिए हमें क्या पूछा है, 15वां पद यानी कि nवां पद हमसे पूछा गया है। nवे पद निकालने का सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, समांतर श्रेणी है। अच्छा मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे हो सकता है कुछ बच्चों को दिखे नहीं। समांतर श्रेणी हमें दी गई है 1,4,7 इस तरीके से, और हमसे पूछा है 15वां पद। ठीक है, चलिए इसको साइड कर देते हैं, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमने निकाला ए, पहला पद क्या लिखा है 1, डी अगले पद में से पिछला पद घटा दें 4 माइनस 1 बराबर 3, और एन कौन सा पद निकालना है, 15वां पद निकालना है, तो एन बराबर हो गया 15। नहीं नहीं, ए प्लस 14d का फॉर्मूला गलत नहीं है, अभी वही निकल आएगा। तो क्या हो गया सूत्र, ए प्लस ए एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की जगह क्या लिखेंगे 15, क्योंकि 15 पद निकालना है, बराबर ए प्लस एन, एन का मान रखा 15 माइनस 1 गुणा में डी। तो ए 15 क्या आ गया, ए प्लस 15 माइनस 1 14d। यही आ गया है ना, विकास के आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, देखिए वही निकल के आ गया है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए प्लस 14d। ठीक है ना, मेन फॉर्मूला आपका यही है। ठीक है, वो गलत नहीं है, वो भी निकल के आ गया है। तो चलिए मान रख देते हैं, ए बराबर कितना है 1, तो 1 प्लस 14 इंटू डी, डी बराबर कितना है 3। तो ए 15 बराबर आ गया 1 प्लस 14 तिया 42, 42 प्लस 1 कितना हो गया 43। ठीक है, हाँ जी, रुजदा अंजुम की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, कुछ डाउट है क्या, नहीं, ठीक है। तो आपका 15 पद क्या आ गया है 43, 43, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, यस सर। चलिए जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं, चलिए। ठीक है, चलिए 14वां क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इसको रेज करते हैं। 14th क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, ओके, बाकी बच्चे भी सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 14, दो समरूप भुजाएं हैं, सॉरी दो समरूप त्रिभुज हैं, उनकी भुजाओं का अनुपात दिया गया है 4:9। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। 4:9 दिया गया है, उनकी भुजाओं का अनुपात, तो आपको उनके क्षेत्रफल यानी कि एरिया का अनुपात बताना है। क्या अनुपात होगा, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर आ गया, बहुत अच्छे। कैसे निकालते हैं, अच्छा फिर से कोई बच्चा बताए, चलिए फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे।
हाँ जी, कोई भी स्टूडेंट, काफी ने बच्चों ने आंसर किया है, कोई भी बच्चा बताना चाहता है? कोई भी बच्चा, कैसे निकालेंगे क्षेत्रफलों का अनुपात? कोई भी बच्चा नहीं बताना चाहता? तो फिर आंसर कैसे निकाल दिया आप सभी ने? सर जी, जब हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो हम भुजाओं के अनुपात का वर्ग कर देते हैं, और जब भुजाएं निकालनी होती है तो क्षेत्रफल का वर्ग का हम रूट लगा देते हैं उसमें। वर्गमूल निकाल लेते हैं, वेरी गुड। तो देखिए क्या होता है, हमें क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? अच्छा, मैं मान लेता हूं दो त्रिभुज हैं, या फिर चलिए ऐसे ही लिख लेते हैं, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? जो भुजाओं का अनुपात होता है, भुजाओं का अनुपात, इसका वर्ग निकाल लेते हैं, भुजाओं के अनुपात का वर्ग, ठीक है ना? वो हो जाता है आपके क्षेत्रफल का, सॉरी, वो हो जाता है आपके किसका? क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर, ठीक है ना? चलिए, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा बराबर में, भुजाओं का अनुपात क्या दिया गया है? 4:9। अच्छा, अनुपात को हम बटे में लिख देते हैं, है ना? तो इसको मैं कर देता हूँ स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 4 का भी स्क्वायर और 9 का भी स्क्वायर, ठीक है ना? चलिए, 4 का स्क्वायर क्या हो गया? अच्छा, इसको ऐसे ना लिखकर इसको ऐसे लिखते हैं, आपको कुछ हो सकता है कंफ्यूजन होगा, इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिखते हैं, 4 का स्क्वायर बटे 9 का स्क्वायर, ठीक है? 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 81। तो हमारा अनुपात आ जाएगा क्षेत्रफलों का 16:81, ठीक है? तो आपका क्या आंसर? अच्छा, ये तो रिक्त स्थान है, तो आपको लिखना है 16:81, ये आपका सही आंसर, ठीक है? चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको इरेज करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व कीजिए। मूल बिंदु से दूरी बतानी है एक बिंदु की, 5, -7 की। पांच कॉमा -7 एक बिंदु है, मूल बिंदु से आपको दूरी निकालनी है इसकी, निकालिए। ठीक है, अच्छा चलिए, इसे मैं करा देता हूँ, ठीक है? तो देखिए, अभी हमने डिस्कस किया कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं हम। सूत्र क्या होता है? अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे लिखते हो, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, दोनों ही ठीक है, ठीक है? तो हमें एक बिंदु तो दिया गया है 5, -7, दूसरा बिंदु क्या है? मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0, ठीक है ना? तो देखिए, यहां से हम ये लिख दूं मैं, x1 बराबर कितना है? 5, y1 बराबर है -7, x2 बराबर है 0, y2 बराबर है 0। तो चलिए हम मान रखते हैं अंडर रूट x1 - x2 का स्क्वायर, x1 5 - 0 का स्क्वायर प्लस y1 -7 - 0 का स्क्वायर, ठीक है ना? तो क्या आ गया? अंडर रूट 5 - 0 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस -7 - 0 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर, अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस -7 का स्क्वायर, -7 गुणा -7 माइनस माइनस प्लस 7 गुणा 7 49, 49, ये हो गया 49। 25 और 49 कितना आ जाएगा? 9 और 5 14 का 4, हासिल 1, 5 और 4, तो ये आ गया अंडर रूट 74। तो ये आपका आंसर होगा। मूल बिंदु से कितनी डिस्टेंस आ गई है, कितनी दूरी आ गई इस बिंदु की? अंडर रूट 74, 74 का वर्गमूल, इतनी दूरी आ गई, ठीक है? क्या किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमने 15 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है ना?
बाकी के जो क्वेश्चन है उन्हें हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे।